नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। एक ऐसा सवाल जो आज के विज्ञान और हजारों साल पुराने ज्ञान दोनों को चुनौती देता है। सवाल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो बहुत गहरा है। क्या ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, वो असल में बस एक छोटा सा बुलबुला है? एक ऐसे महासागर में जिसमें ऐसे ही अनगिनत बुलबुले यानी अनगिनत यूनिवर्स मौजूद हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न साइंस क्या कहता है, मतलब ये अनंत यूनिवर्स का आइडिया आया कहां से। फिर हम देखेंगे कि क्या इसके कोई सबूत भी हैं, और आखिर में हम हजारों साल पीछे जाकर देखेंगे कि हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान में इस बारे में क्या बताया गया है। बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरीज से। ये जो मल्टीवर्स का आइडिया है, ये आखिर वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कैसे? असल में इसकी जड़ें मॉडर्न फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े आइडियाज में हैं, और इसकी कहानी शुरू होती है बिग बैंग के ठीक बाद। सब कुछ शुरू होता है एक थ्योरी से जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के फौरन बाद, मतलब पलक झपकने से भी कई कई गुना कम समय में, हमारा यूनिवर्स एकदम से फैल गया। कितना फैला? 10 के आगे 26 जीरो लगा दीजिए, इतना गुना। ये एक ऐसा धमाके जैसा विस्तार था। और मजे की बात यह है कि मल्टीवर्स की कहानी की नींव यहीं से पड़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि मल्टीवर्स का आइडिया साइंस की दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड से आता है। एक तरफ है कॉस्मोलॉजी, जो कहती है कि इटर्नल इन्फ्लेशन नाम की एक प्रक्रिया है। इसमें समझिए कि एक कॉस्मिक झाग है जिसमें नए नए बबल यूनिवर्स लगातार बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है कि जब भी कोई घटना होती है तो उसके जितने भी संभव नतीजे हो सकते हैं वो सब असल में होते हैं, बस एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में। इस इटर्नल इन्फ्लेशन वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। फिजिसिस्ट पॉल स्टेनहार्ट ने इसे समझाया था। जरा सोचिए कि एक बहुत बड़ा स्पेस है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, गुब्बारे की तरह। अब इस फैलते हुए स्पेस में कुछ हिस्से, कुछ पॉकेट्स अचानक फैलना बंद कर देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। हर ऐसा स्टेबल हुआ पॉकेट अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स बन जाता है जिसके अपने अलग नियम कानून हो सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, इन यूनिवर्स के बीच की जो जगह है वो हमेशा फैलती रहती है, जिससे और भी नए नए यूनिवर्स बनते चले जाते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? लेकिन ये सब तो थ्योरी है। सवाल ये है कि क्या इसका कोई सबूत है, क्या कोई सुराग है? जी हां, वैज्ञानिक सिर्फ सोच नहीं रहे, वो बाकायदा सबूत ढूंढ रहे हैं। और वो ये सबूत ढूंढ रहे हैं हमारे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी में। ये नंबर 4, ये एक बहुत बड़ी खोज से जुड़ा है। साल 2010 में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग से बची हुई गर्मी, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, उसकी जांच की, और उन्हें उसमें ये 4 अजीब से गोल पैटर्न दिखाई दिए। तो ये क्या थे? एक थियरी जो सामने आई वो दिमाग घुमा देने वाली थी। ये शायद ब्रह्मांडीय खरोच के निशान हैं, इस बात का सबूत कि हमारा यूनिवर्स जब बच्चा था तो वो कम से कम 4 बार दूसरे यूनिवर्स से टकराया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में एक और भी ज्यादा हैरान करने वाला सुराग मिला। साइंटिस्ट्स को कॉस्मिक बैकग्राउंड में एक ऐसा सिग्नल मिला जो जितना होना चाहिए था उससे 4,500 गुना ज्यादा ब्राइट था। इतना ज्यादा ब्राइट क्यों? इसकी एक ही मजेदार एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि ये रोशनी हमारे यूनिवर्स की है ही नहीं, ये किसी दूसरे यूनिवर्स से लीक होकर हम तक पहुंची है। एक ऐसे यूनिवर्स से जिसके फिजिक्स के नियम शायद हमसे बिल्कुल अलग हों। तो अगर आप देखें तो ये पूरा आइडिया पिछले 60-70 सालों में ही कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। 1957 में ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक अजीब सी थ्योरी थी, फिर 80s के दशक में कॉस्मोलॉजी में आई, और 2010 के बाद तो हमें इसके संभावित सबूत भी मिलने लगे हैं। मतलब ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। और इसे कोई हल्के में नहीं ले रहा है। ब्रायन ग्रीन, मिचियो काकू और खुद स्टीफन हॉकिंग, ये सभी मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े नाम हैं, और ये सब मल्टीवर्स थ्योरी के बड़े समर्थक रहे हैं। जब इतने बड़े वैज्ञानिक इस आइडिया को गंभीरता से लेते हैं तो जाहिर है इसमें कुछ तो बात है। तो ये तो हुई आज के विज्ञान की बात। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं, समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, और ये देखते हैं कि जो आइडिया आज फिजिक्स की दुनिया में सबसे नया और रोमांचक माना जाता है, क्या उसके बारे में हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान में भी कुछ कहा गया है। देखिए, ब्रह्म संहिता के हिसाब से जितना भी अस्तित्व है उसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है आध्यात्मिक आकाश, जो कि कुल अस्तित्व का 75% हिस्सा है, और दूसरा है भौतिक आकाश, जो बचा हुआ 25% है। हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये इसी भौतिक आकाश का एक हिस्सा है।
वैदिक ग्रंथों में हमारे जैसे मटीरियल यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल होता है, जगत अंड। इसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड का अंडा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रंथों के अनुसार ऐसे जगत अंड एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत हैं। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक सीधा सीधा कहता है, एकोप्य असौ रचयितुम जगत अंडकोटिम, मतलब वह करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए एक टेक्स्ट में सीधे सीधे करोड़ों ब्रह्मांडों की बात की जा रही है। और इन ब्रह्मांडों का बनना और मिटना, इसका वर्णन भी बड़ा काव्यात्मक है। वैदिक विवरण के मुताबिक जब महाविष्णु सांस बाहर छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड वापस उन्हीं में समा जाते हैं। ये एक अंतहीन, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। जरा इन ब्रह्मांडों की स्केल की बात करते हैं। वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे जैसे एक यूनिवर्स की उम्र 311.04 ट्रिलियन साल होती है। ये देवता ब्रह्मा के 100 साल के बराबर है। मतलब ये एक ऐसा टाइम स्केल है जिसे हमारा दिमाग ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो ठीक है, हमने एक तरफ मॉडर्न साइंस की बात सुनी और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने वैदिक ज्ञान की। अब बड़ा सवाल ये है कि जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। देखिए, मॉडर्न साइंस कहता है कि यूनिवर्स की शुरुआत क्वांटम फ्लक्चुएशन या इन्फ्लेशन से हुई। वैदिक कॉस्मोलॉजी कहती है कि ये एक कॉस्मिक सत्ता की सांस से पैदा होते हैं। साइंस कहता है कि इनकी संख्या शायद अनंत हो सकती है। वेद सीधे सीधे कहते हैं कि हाँ, ये अनंत है। साइंस इनके फैलने की बात करता है और वेद इनके बनने और मिटने के एक अंतहीन चक्र की। भाषा अलग है, लेकिन आइडिया में जो समानताएं हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। और यहीं पर हम आकर रुकते हैं इस एक बड़े सवाल के साथ। एक तरफ है ज्ञान का वो रास्ता जो मैथ्स और ऑब्जर्वेशन पर चलता है, दूसरी तरफ है वो रास्ता जो हजारों साल पुराने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से निकला है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रास्ते अपनी अपनी अलग भाषा में एक ही परम सत्य की तरफ इशारा कर रहे हों? ये सोचने वाली बात है।